अभिनंदन और स्वागत है आपका प्ले विथ क्वेश्चंस में। तो हम तरल पदार्थों के अंतर्गत यांत्रिक गुण को पढ़ रहे थे, तो उसी के अंतर्गत टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं। पहला टॉपिक है पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव किसका गुण है? पृष्ठ तनाव सबसे पहले गुण किसका है? तो ये तरल यानी कि द्रव का गुण है। अब इसके अंतर्गत जो भी ठोस या गैसों की भी घटना आएगी, तुलनात्मक रूप से जहां जरूरी होगा उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं पृष्ठ तनाव। सबसे पहले ध्यान से समझना पृष्ठ तनाव की परिभाषा क्या होगी। पृष्ठ तनाव द्रव का वह गुण है जिसके कारण द्रव न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करने की प्रवृत्ति रखता है। मैंने क्या कहा? पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करने की प्रवृत्ति रखता है। जरा ध्यान से समझना, कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं। पृष्ठ तनाव सबसे पहले किसका गुण होगा? तो द्रव का गुण होगा, यानी कि ये घटना किसमें होगी? द्रव में होगी। और करेगा क्या? यह न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करना चाहेगा। न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करना चाहेगा द्रव। तो उसी घटना को हम क्या कहेंगे? पृष्ठ तनाव कहेंगे। मतलब फिर से आसान भाषा में कहें तो द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव न्यूनतम क्षेत्रफल, कम से कम क्षेत्रफल धारण करने की चाहत रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। जरा जैसे ऐसे समझना, मान लेते हैं कि ये कोई पात्र है और इसमें पानी भरा हुआ है। पात्र में पानी भरा हुआ है। अब ये पानी यहाँ पे जो इसका सतह है, इस सतह पे पानी क्या चाहता है कि एक न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करना। इसलिए यहाँ पे सदैव एक तनाव की स्थिति बनी रहती है। सदैव और सदैव ये ऊपर का जो सतह है ये चाहता है एक न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करके इस रूप में हो जाना। इसलिए यहाँ पे तनाव की स्थिति बनी रहती है और इसी को हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। और आसान भाषा में समझिए, जैसे वर्षा की बूंदें, ऐसे वर्षा होती है और जब वर्षा की बूंदें पृथ्वी के नजदीक आते आते कभी भी हम देखते हैं कि वर्षा की बूंदें बेलनाकार या लंबाकार या आयताकार या वर्गाकार न होकर के किस स्थिति में होती है? गोलाकार होती है। अब इस गोलाकार होने के पीछे कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव है। क्यों? क्योंकि वर्षा की बूंदें जब ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो इनकी चाहत क्या होती है? इनका प्रवृत्ति क्या होता है? न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करना। और कोई भी वस्तु न्यूनतम क्षेत्रफल में कब हो जाएगी? जब वह गोलाकार हो जाए, जब अपने आप को समेट ले। तो ये वर्षा की बूंदें आती आती यहाँ तक अपने आप को क्या कर लेती है? समेट लेती है, अपने आप को गोलाकार कर लेती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो आपसे पूछे कि वर्षा की बूंदों का पृथ्वी पर आते समय गोलाकार रूप ले लेना किस भौतिक राशि के कारण या किस भौतिक परिघटना के कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया? लिख भी लेना या याद करते चलना कि पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? वर्षा की बूंदों का गोल होना। वर्षा की बूंदों का गोल होना किसके कारण होगा? पृष्ठ तनाव के कारण होगा। इतना बात समझ में आया? अब एक चीज आपको बड़ा ध्यान से समझना है कि यदि पृष्ठ तनाव घटेगा, पृष्ठ तनाव एकदम नोट करके इसको याद रखना, यदि पृष्ठ तनाव घटेगा तो क्या होगा? द्रव का जो सतह है या द्रव जो है वह फैलेगा। द्रव फैलेगा। पहली घटना हमने क्या लिखा? यदि पृष्ठ तनाव घटेगा तो द्रव जो होगा फैलेगा। इसका मतलब यदि पृष्ठ तनाव घट रहा है तो द्रव में क्या होगा? प्रसार होगा। द्रव में क्या होगा? विस्तार होगा। द्रव में प्रसार होगा। द्रव में क्या होगा? विस्तार होगा। यानी कि द्रव ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल पे फैलेगा। फिर दूसरा बात याद रखना है आपको। पहली बात तो ये हो गया। दूसरा बात है यदि पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, पृष्ठ तनाव बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा? द्रव में क्या होगा? संकुचन होगा। द्रव में क्या होगा? एक तनाव होगा। द्रव कम फैलेगा। द्रव कम फैलेगा।
द्रव में क्या होगा, संकुचन होगा। द्रव में और क्या कह सकते हैं कि सिकुड़न होगा। इतना बात आप याद रखेंगे। द्रव में क्या होगा, कम फैलेगा या संकुचन होगा या सिकुड़न होगा। इसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे। फिर से एक बार हमने कहा क्या कि पृष्ठ तनाव क्या होता था, द्रव का एक गुण होता था जिसके कारण द्रव न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करने की प्रवृत्ति रखता था। यानी कि न्यूनतम क्षेत्रफल में कौन आएगा, पृष्ठ तनाव बढ़ा रहेगा। द्रव जब न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करेगा, ये भी इसी में आएगा, न्यूनतम क्षेत्रफल करने की चाहत, न्यूनतम क्षेत्रफल करने की चाहत होगी। कब, जब पृष्ठ तनाव बढ़ेगा तब। अब समझना, इतना बात हो गया। हमने बताया कि पृष्ठ तनाव यदि घट रहा है तो द्रव क्या हो जाएगा, फैलेगा। द्रव में प्रसार होगा, द्रव में विस्तार होगा। और जब पृष्ठ तनाव बढ़ रहा है तब क्या होगा, द्रव कम फैलेगा, द्रव में संकुचन होगा, द्रव में सिकुड़न होगा, या द्रव जो होगा न्यूनतम क्षेत्रफल करने की चाहत करेगा या न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करेगा। अब इसी से रिलेटेड अब यहाँ पे आते हैं। आप इसको जरा समझना, इसको लिख लेना। अब इसको समझिए, ये है कि द्रव का ताप बढ़ाने पर क्या होता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि द्रव का ताप बढ़ाने पर क्या होता है, तो द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है तो क्या होता है, द्रव का पृष्ठ तनाव घटेगा तो क्या होगा, वो अधिकतम क्षेत्रफल धारण करेगा द्रव, या उसका प्रसार होगा, उसका विस्तार होगा। तो जैसे ही द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो द्रव का प्रसार होगा या विस्तार होगा, तो उससे क्या होगा, वो अधिक क्षेत्रफल पर फैलेगा। इसीलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि गर्म सूप स्वादिष्ट ठंडी सूप की अपेक्षा क्यों लगता है। गर्म सूप या गर्म सब्जी, गर्म भोजन, गर्म सूप, गर्म सब्जी, गर्म भोजन, जितने भी भोज्य पदार्थ गर्म है, जैसे समोसा है या कोई भी चीज है, वो गर्म हमको अच्छा लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि जैसे उसका गर्म हुआ पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जब पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा तो अधिक भाग में फैलेगा। जैसे जीभ में, जीभ का अग्र हिस्सा मीठापन के लिए, बीच का हिस्सा ज्यादा स्वाद नहीं देता है, उधर का पिछला हिस्सा और कोई स्वाद देगा। तो जब जीभ के संपूर्ण भाग में कोई भी चीज फैल जाएगी तभी तो वो अच्छा लगेगा। तो जब ठंडा रहेगा तो संपूर्ण भाग में फैलेगा ही नहीं, इसीलिए वो स्वादिष्ट नहीं लगेगा। और जैसे ही वो संपूर्ण भाग में फैल जाएगा तो स्वादिष्ट लगेगा। तो यहाँ पे हमें याद रखना है, आपसे पूछे कि गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा स्वादिष्ट क्यों लगता है, या गर्म भोजन ठंडे भोजन की अपेक्षा स्वादिष्ट क्यों लगता है, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है और वो संपूर्ण भाग में, जीभ के संपूर्ण भाग में फैल जाता है। इतना बात याद रखेंगे। दूसरी बात याद रखिए, पानी में मिट्टी का तेल मिलाने पर क्या होगा। अब ऑप्शन पूछेगा पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, घटेगा या समान रहेगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पानी में मिट्टी का तेल मिलाने पर भी पृष्ठ तनाव याद रखेंगे घट जाता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। तब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, पानी में मिट्टी का तेल मिलाने से पृष्ठ तनाव घट जाता है। जब पृष्ठ तनाव घटेगा उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि मच्छरों के लार्वा जल पर तैरते रहते हैं। मच्छरों के लार्वा, अब यहां से समझना जरा, मच्छरों के लार्वा जो होते हैं जल की सतह पर, जल की सतह पर तैरते हैं, जल की सतह पर तैरते हैं। लेकिन जब होता क्या है, ये मिट्टी का तेल जब हम उसमें डाल देते हैं सतह पर तब वो डूब जाते हैं। कारण क्या होता है, जैसे ही हम पानी में मिट्टी का तेल डालते हैं, केरोसिन तेल डालते हैं, तो क्या होगा, उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा। और अभी हमने पढ़ा कि पृष्ठ तनाव जब घटता है तो जल का क्या हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा, जल पतला होकर फैल जाएगा। और जैसे ही फैल जाएगा तब क्या होगा, वो मच्छरों के जो लार्वा है वो पानी में डूब जाएंगे। तो पूछता है कि मच्छरों के लार्वा जल की सतह पर तैरते हैं लेकिन मिट्टी का तेल डालने पर वो उसमें डूब जाते हैं। इसका कारण क्या है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। पृष्ठ तनाव घटेगा तो क्या होगा, जल का सतह फैल जाएगा जिसके कारण वो उसमें डूब जाएंगे। तो दूसरा बात ये याद रखना है।
तीसरा चीज है कि साबुन या डिटर्जेंट मिलाने पर क्या होता है, इसमें भी याद रखेंगे आप, पृष्ठ तनाव घट जाता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। फिर वही बात, जब पृष्ठ तनाव घट जाएगा तब क्या होगा, जैसे ही पृष्ठ तनाव घटेगा वो संपूर्ण क्षेत्रफल में फैल जाएगा जल, तो जब संपूर्ण क्षेत्रफल में फैलेगा, संपूर्ण प्रसार में फैलेगा, तो कपड़े की सफाई क्या होगी, अच्छे तरीके से होगी। जैसे कपड़े का जहां जहां तक रेशा है, जहां जहां तक गंदगी है कपड़े में, वो चाहे शर्ट हो या चाहे कुछ भी हो, उसके हर एक पार्ट तक क्या पहुंच जाएगा, वो उसके हर एक पार्ट तक डिटर्जेंट पहुंच जाएगा और उसको सफाई कर देगा। तो यहाँ पे क्या समझना है कि कपड़ों की सफाई करने में, कपड़ों की सफाई करने के लिए डिटर्जेंट क्यों मिलाते हैं, कपड़े की सफाई करने के लिए साबुन या डिटर्जेंट क्यों मिलाते हैं। तो कपड़ों की सफाई करने के लिए साबुन या डिटर्जेंट क्यों मिलाएंगे, जैसे ही साबुन या डिटर्जेंट मिलाएंगे द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम हो जाएगा, और द्रव का पृष्ठ तनाव कम होगा तो संपूर्ण क्षेत्रफल में कपड़े के संपूर्ण भाग में फैल जाएगा, जिसके कारण कपड़े आसानी से साफ होंगे। तो इतना बातें आपको याद रखना है। अब ये तो हुआ कि पृष्ठ तनाव कम होता था तो ये घटनाएं होती थी। अब जरा समझना, द्रव की सतह पर, ये मान लेते हैं कोई पात्र है और इसमें द्रव पूरा का पूरा भरा हुआ है, द्रव में ले लेते हैं हम पानी। अब पानी की सतह पर एकदम आराम से कोई सुखता रख करके रख दीजिए, आराम से कहने का मतलब है कि इस पे एक सुखता रख के सुई रख दीजिए। अब क्या होगा कि सुखता जो होगा धीरे 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 पानी को सूख करके जल में डूब जाएगा, लेकिन सुई जो है आकर के जल की सतह पर तैरने लगेगी। अब ये पूछता है कि सुई का जल की सतह पर तैरना किस घटना के कारण होता है, लिख दे रहे हैं, सुई का जल की सतह पर तैरना। अब यहाँ पे आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं लगेगा। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कोई भी वस्तु के तैरने के लिए क्या जरूरी होता है, या तो वो अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित करे, या तो अपने भार से अधिक पानी को विस्थापित करे। तो यहाँ पे सुई न तो अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित करती है, न ही अपने भार से अधिक पानी को विस्थापित करती है। तो सुई का जल की सतह पर तैरना, याद रखेंगे, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार नहीं है। किसके सिद्धांत क्या है, किसके कारण है, ये पृष्ठ तनाव के कारण है। क्यों, क्योंकि ये पृष्ठ तनाव क्या करता है, ऊपर वाला अभी हमने बताया कि जो ऊपर का टेंशन होगा ये चाहता है न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करना। इस न्यूनतम क्षेत्रफल को धारण करने की चाहत में यहाँ पे एक परत बन जाती है और ये परत नीचे जाने से रोकती है, जिसके कारण क्या होता है, सुई जल की सतह पर तैरता रहता है। तो इतना बात मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। ठीक यही कंडीशन अब यहाँ पे कर देगा कि द्रव का ताप कम करने पर क्या होगा, तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। जब पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ टेंशन जो होगा, यहाँ तनाव जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। या कहेगा कि पानी में मिट्टी का तेल न मिलाने पर या पानी में मिट्टी का तेल न छिड़कने पर क्या होगा, तो पृष्ठ तनाव बढ़ा रहेगा। साबुन या डिटर्जेंट न मिला करके ऐसे ही जल से सफाई करने पर क्या होगा, तो पृष्ठ तनाव बढ़ा रहेगा, जिसके कारण वो संपूर्ण क्षेत्रफल में नहीं फैलेगा और कपड़े की सफाई अच्छे से नहीं होगी। तो इतना बात आप याद रखेंगे। अब इसके अंतर्गत 2-3 पॉइंट्स और है कि पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होता है, इसे आप लिखते चलिएगा। पृष्ठ तनाव में क्या होता है कि पृष्ठ तनाव T = होता है F/A, यानी कि एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले बल को ही हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। यहां से रिलेटेड 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। एक तो सूत्र याद रखेंगे और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर। बल का मात्रक न्यूटन और लंबाई का मात्रक मीटर। बीमा क्या हो जाएगी, तो F की बीमा क्या होता था, mLT⁻² और L की बीमा क्या होती थी, लंबाई की बीमा L ही होगा। ये L से L कैंसिल होगा तो ये क्या हो जाएगा, mT⁻²। एक और मात्रक यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। इतना बात पृष्ठ तनाव के अंतर्गत आप याद रखेंगे। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है ससंजक बल। तो ससंजक बल और संजक बल को जरा ध्यान से समझिए।
ससंजक बल क्या होगा? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जब कोई बल लगता है तो उसको हम कहते हैं ससंजक बल, और विभिन्न पदार्थ के अणुओं की सतह के बीच जो बल लगेगा उसे हम कहेंगे असंजक बल। अब जरा इसको और ध्यान से समझो। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड के जो मॉलिक्यूल्स है, व्हाइट बोर्ड के जो अणु है, इनकी सतह के बीच, इनकी आपस में जो बल लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं? ससंजक बल। अब ये ससंजक बल के अंतर्गत आपको एक पॉइंट याद रखना है। अभी हमने कहा था कि तरल पदार्थ के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी ठोस द्रव और गैस से तुलना की, वहां हम ठोस द्रव गैस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो तरल ससंजक बल पूछते हैं कि सबसे ज्यादा किस प्रकार के पदार्थ में होगा, ठोस में, द्रव में, गैस में? तो ससंजक बल याद रख लेंगे, सबसे ज्यादा ठोस में होता है, उससे कम द्रव में होगा और सबसे कम गैसों में होगा, न के बराबर। यहाँ पे ससंजक बल से दो पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट कि सबसे ज्यादा किस में होगा? ठोस में। और दूसरा पॉइंट किस प्रकार के बलों में लगता है? तो समान प्रकार के पदार्थ के बीच लगता है, समान प्रकार के पदार्थ, या ऐसे कहें कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, ऐसे आसानी से, एक ही पदार्थ के अणु के बीच, एक ही पदार्थ के अणु के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। आसंजक बल में आते हैं, तो आसंजक बल में क्या होगा इसको जरा ध्यान समझिए। विभिन्न पदार्थ के अणु के बीच जब कोई बल कार्य करेगा तो उसे हम कहेंगे आसंजक बल। विभिन्न पदार्थ के अणु के बीच कार्य करने वाले बल को हम क्या कहेंगे? आसंजक बल। अब जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में जो बल कार्य कर रहा था एक ही प्रकार के अणु के बीच, तो उसे हम कहते थे ससंजक बल। मार्कर में जब एक ही प्रकार के अणु के बीच का बल कार्य कर रहा है तो उसे कहते हैं ससंजक बल। लेकिन जब इस मार्कर से हम इस पे लिख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, और मार्कर का इस पे चलना, ये किस बल के कारण संभव हो रहा है? तो आसंजक बल के कारण हो रहा है। ये इस दीवार पे हम पेंट कर रहे हैं, तो पेंट करना ये भी किसका कारण हुआ? आसंजक बल के द्वारा। यदि आप अपनी पेन से अपनी कॉपी पे लिख रहे हो तो पेन का कॉपी पे लिखना या चलना किस बल के कारण संभव हो रहा है? आसंजक बल के कारण। तो यहाँ पे दूसरा बात, पहला तो ये याद रखेंगे, दूसरा बात एकदम ध्यान से ये याद आप रखोगे कि कोई भी वस्तु एक दूसरे वस्तु पे चिपकती है तो ये चिपकना किसी भी एक दूसरे वस्तु पे किसके कारण होता है? आसंजक बल के कारण होता है। यदि ये आसंजक बल नहीं होता तो दीवार पे पेंट नहीं हो पाता, मैं मार्कर से व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिख पाता, आप पेन से कॉपी पे नहीं लिख पाते, या कोई भी वस्तु एक दूसरे वस्तु पे चिपकती नहीं। यानी कि दूसरे वस्तु पे चिपकना किसके कारण संभव है? आसंजक बल के कारण। यदि किसी कारण आसंजक बल कम हो जाए या न रहे तो उस पर चिपकेगा नहीं। जैसे तेल लगा हुआ कागज का सतह, जब तेल लगा दे कागज की सतह पे या उसको ज्यादा ऐसा कर दे जिसके कारण उसमें पेन न चले, तो क्या कहेंगे? आसंजक बल उसका कम हो गया है। इतना बस समझ में आ गया आपको ससंजक बल और आसंजक बल। ससंजक बल एक ही पदार्थ के अणु के बीच कार्य करता है, आसंजक बल विभिन्न पदार्थ के बीच अणु के बीच कार्य करता है। ये ठोस में सबसे ज्यादा अधिक होगा और इसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु पे चिपकती है। इतना बात हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है केशिकत्व। तो केशिकत्व क्या है? केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को ही हम क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं। लिख दे रहे हैं, केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना या उतरने की प्रक्रिया या उतरने की प्रक्रिया कहेंगे या उतरने की घटना, जो भी कहें। तो केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को ही हमने क्या कहा? केशिकत्व कहा।
अब इस केशिकत्व के अंतर्गत कई एग्जाम्पल्स आपसे पूछता है कि ये घटना पृष्ठ तनाव के कारण होगा, केशिकत्व के कारण होगा या किसके कारण। तो पहला एग्जाम्पल्स इसका है, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सोखते के द्वारा पानी का सोखना या सोखते के द्वारा स्याही का सोखना, सोखते के द्वारा स्याही का सोखना लिख रहे हैं इसलिए कि आपने कहा था कि सर केवल आप बोल देते हैं जिसके कारण क्लियर नहीं हो पाता है, तो आज पूरा का पूरा लिख भी दे रहे हैं। यह है कि सोखते के द्वारा स्याही का सोखना, सोखते के द्वारा स्याही का सोखना। जब हम सोखते को स्याही में रखेंगे तो उसके द्वारा जो भी स्याही सोखा जाता है ये किसके कारण होता है, केशिकत्व के। ध्यान रखना कि जब पानी की सतह पर हम सोखता रख दे और उसी पे सुई रख दे तो सुई का जल की सतह पे तैरना किसके कारण होगा, पृष्ठ तनाव कारण होगा। लेकिन सुई सोखते का जल में डूबना ये किसके कारण होगा, तो ये होगा केशिकत्व के कारण। दूसरा एग्जांपल, लालटेन या लैंप की बत्ती, लैंप की बत्ती के द्वारा तेल का ऊपर चढ़ना, तेल का ऊपर चढ़ना, ये भी किसके कारण होगा, केशिकत्व के कारण। लालटेन या लैंप की बत्ती के द्वारा तेल का ऊपर चढ़ने की घटना भी किसके कारण होगा, केशिकत्व के कारण। इसी तरीके के और एग्जांपल्स आप याद रखेंगे, जैसे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी कोशिकाओं से उनके जाइलम और फ्लोएम के द्वारा जो भी खनिज और लवण या जल होता है उसके ऊपर चढ़ने की घटना भी किसके कारण होगी, तो केशिकत्व के कारण होगी। किसान जो होते हैं खेतों को जोत देते हैं जिससे केश नली टूट जाती है और नीचे की नमी बनी रहती है, ऊपर की नमी, ऊपर और नीचे की नमी। जैसे किसान क्या होगा, खेतों को जब जोतेंगे तो एक तो भाग हो गया ऊपर और एक भाग हो गया नीचे, तो ऊपर से नीचे का जो ये केश नली होगा टूट जाएगा, जिससे क्या होगा, ऊपर की नमी बनी रहेगी। तो किसानों के द्वारा खेत की जुताई करना किसके लिए, केशिकत्व के कारण। पेड़ पौधों में जल का ऊपर चढ़ना किसके साथ, केशिकत्व के साथ। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किसके कारण, केशिकत्व के कारण। सोखते के द्वारा स्याही का सोखना किसके कारण, केशिकत्व के कारण। तो इतना आप दोहराना, फिर से इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछना। धन्यवाद।